निकालो बेटा, कॉपी किताबें निकालो। अरसलान एक काम कर दो बेटा जरा, सामने लाइब्रेरी से ढूंढूं कहाँ पे, नहीं मिल रहा। कल वाले जो डिफॉल्ट इन केस वाले फॉर्मेट बनवाए थे, एक बार रिव्यू कर लो उनको, उन्हीं पे क्वेश्चंस लगने वाले हैं। कुछ इस तरीके के फॉर्मेट सेट करे थे आपने एसेट अकाउंट में। जिस साल खरीदी जा रही थी, हायर वेंडर अकाउंट नाम लिखते थे, डेप्रेशन लिखते थे, बैलेंस शीट लिखते थे। सपोज कर लो, मान लो दूसरे साल ही डिफॉल्ट हो गया तो दो चीजें एक्स्ट्रा आ जाती थी, ये वाली। केवल एसेट अकाउंट में यही फर्क आता है कि जिस साल आपकी एसेट क्या होती है, रीपजेस हो जाती है, परचेजर्स से वापस छीन के ले जाती है, तो दो चीजें आ जाएंगी। एक तो आपके पास एसेट जाएगी तो बाई वेंडर अकाउंट लिख देंगे, एसेट जाने में अगर नुकसान हो गया तो बाई पीएल, और फायदा हो गया तो टू पीएल। ये दो चीजें एक्स्ट्रा आ जाती, बाकी सवाल तो वैसे ही चलता रहता है। इसी तरह वेंडर अकाउंट के अंदर जब आपके पास एसेट जाएगी, पैसा जाता, तो टू बैंक चिल्लाते रहते हो, जब आपके पास एसेट जाएगी तो टू एसेट लिख दोगे, जो भी उसकी एग्रीड वैल्यू होती है। पिछली क्लास में सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी, बस उनको अप्लाई करने की जरूरत है यहाँ पे। तो आओ अप्लाई कराते हैं। अप्लाई कराने के लिए सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। आप सवाल संख्या 9। अभी कोई लिखने का प्रयास नहीं करेगा, ना लिख पाओगे, क्योंकि आज क्वेश्चन कराने हैं हमको ज्यादा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हम करा देंगे, पीडीएफ बना के आपको क्वेश्चन की शेयर कर देंगे आंसर के, फिर घर पे आराम से आप नोट डाउन कर लेना। तो चिल मार के बैठना है, सिर्फ समझना है आपको क्लासरूम के अंदर, इधर क्वेश्चन देखते जाना है, क्या समझा रहे हो समझना है। कोई डाउट आए अपना डाउट पूछो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एक ट्रांसपोर्ट है जिसने परचेज किया है कोलकाता मोटर्स से, तो कोलकाता मोटर्स क्या हो गए, वेंडर। तो ए हो गया आपका परचेजर, और कोलकाता मोटर्स क्या हो गए आपके हायर। बहुत बढ़िया। 3 टेम्पो खरीदे गए हैं, 50,000 का एक है, तो 3 कितने के पड़ेंगे, 1.5 लाख रुपए के। 30,000 आपने दिया है डाउन पेमेंट। फिर वही लैंग्वेज आ गई कल वाली, रिमाइंडर 3 इंस्टॉलमेंट में देना है, इतने 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 को। तो 1.5 लाख के 3 हुए, 30,000 माइनस करोगे, 1,20, 1,20 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 40,000। 40,000 क्या आया, प्रिंसिपल अमाउंट आया हर इंस्टॉलमेंट के अंदर, प्रिंसिपल इन ईच इंस्टॉलमेंट। चलो बहुत अच्छी बात है। तो एक चीज हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली कि हमारा प्रिंसिपल क्या है ईच इंस्टॉलमेंट के अंदर। तो एकदम कैल वाली लैंग्वेज यहाँ पे आ गई हमारे पास ना। कैल वाली लैंग्वेज हमने कहा था कि इस तरीके के सवाल ज्यादा क्वेश्चन में आते हैं, तो वही लैंग्वेज लिखी, रिमाइंडर 3 भाग में देना है। तो एक 50,000 का हुआ तो 3 कितने हुए, 1.5 लाख के। 30,000 आपने डाउन पेमेंट दे दिया है, तो इसकी यहाँ कैलकुलेशन लिख देते हैं। तो आपका कैश प्राइस हो गया 3 एसेट का 1,50,000 रुपए। डाउन पेमेंट कितना बताया था, 30,000 रुपए। तो 1,20,000 आगे आपका लोन का अमाउंट, और इस लोन को अगर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से डिवाइड कर देते हैं, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट थी, तो पता चल जाता है कि हर इंस्टॉलमेंट में हमारा प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल इन ईच
पिछली क्लास में आपको बताया था कि इंटरेस्ट की टेबल बनाना इतना नीड नहीं होती है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो उस काम से आप बचत कर सकते हो। तो अब डायरेक्टली हम यहाँ कराने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक सवाल में कोई नीड नहीं होगी तहाँ तक हम इंटरेस्ट की टेबल नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन में ही अप्लाई कर लेंगे। जब नीड होगी तो बताएंगे आपको कैसे, तो बताया है पहले ही। तो यहाँ भैया आपने 3 टेम्पो खरीदे थे, तो 50,000 का एक टेम्पो इंटू 3, तो हायर वेंडर अकाउंट में हमने टेम्पो अकाउंट में यानी एसेट अकाउंट में 1.5 लाख रुपए लिख दिए। हमने कल बताया था आपको कि एसेट अकाउंट बनाते हो ना, और यहाँ क्या लिखते हैं, टू हायर वेंडर का नाम, उसके अंदर क्या लिखते हैं, कैश प्राइस। ठीक है, फॉर्मेट अपने सामने खोल के रखो, जो कल आपने बनाए थे उसी के हिसाब से सवाल लगाए जा रहे, कोई नई डेवलपिंग यहाँ पे नहीं। अब देख लेते हैं कि डिफॉल्ट किस वर्ष हो रहा है। ठीक है, तो आगे इन्होंने बताया कि रिमाइंडर्स का 9% ब्याज पे अपना पेमेंट करते रहेंगे। ए ट्रांसपोर्ट यानी कि जो हायर वेंडर है आपका, हायर परचेजर, वो डेफिशन लगाता है 20% के रेट से WDV मेथड से। इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी पहली इंस्टॉलमेंट तो भैया ने चुका दी, लेकिन बट सेकेंड इंस्टॉलमेंट में फैल गए। तो कुल मिला के 2 साल तक सवाल हमारा जाना है, दूसरी इंस्टॉलमेंट में इन्होंने नाटक कर दिया है। ठीक है, तो हमें सवाल 2 इंस्टॉलमेंट तक बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने खुद 2 ईयर के फॉर्मेट खींच के रखे। लेकिन नॉर्मली ऐसा करते, जब हमने कहा था क्वेश्चन में, अगर नॉर्मली अगर कुछ नहीं बोला गया तो हम कितने साल का बनाएंगे, जहां डिफॉल्ट कर रहा होगा वहां अपना क्वेश्चन फाइंडिंग अप कर लेंगे। इसके हिसाब से अगर यहां तक सवाल पढ़ते और कोई जानकारी ना लिखी होती तो अपना सवाल हम 2 साल तक का लगाते। लेकिन सवाल की डिमांड है यहाँ कि आपको सवाल 2022 तक लगाना है, समझ लो। अगर ये ना कहता है यहाँ पे तो हम कहाँ तक लगाते, बस 2021 तक लगा के छोड़ देते। यही बात हमने पिछली क्लास में आपको समझाई। तो यहाँ जरूरत है, इसलिए मुझे सवाल को 3 साल तक चलाना पड़ेगा, तो 3 साल तक चलाएंगे। लेकिन ये वाला रायता किस वर्ष होगा, जिस साल डिफॉल्ट होगा। बहुत अच्छी बात है। तो इस पे 20% डिविजन लगाना है आपको WDV टेक्निक से, 30,000 रुपए। तो बैलेंस कितना बचेगा, 1,20,000 का। फिर ये 1,50,000 यहाँ BD हो जाएगा। अच्छा, 1,20 BD हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया बात है। और फिर यहाँ पे 20% WDV निकाल लेंगे, 24,000। अब आगे समस्या आती, एक चीज ध्यान रखना, सवाल में कभी कभी डिप्रेशन दे रखा होगा। ठीक है, एक और जो ये बताएगा कि वेंडर किस हिसाब से डिप्रेशन लगाता है, तो यहाँ और पढ़ लेते हैं। कह रहा कोलकाता मोटर्स यानी कि वेंडर एग्री करता है कि एक टेम्पो उसके पास छोड़ देंगे और 2 टेम्पो लेके चले जाएंगे। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जितना माल बेचा गया होगा पूरा रिपोजेस करके लेके जाए। एक होता है फुल रिपोजिशन, एक होता है पार्सल रिपोजिशन। तो अभी आप पार्सल वाला पढ़ रहे हो, अकाउंट्स में ट्रीटमेंट में हल्का सा चेंज आता है, वो बता देंगे। तो जितने गुड्स वो वापस लेके जाएगा उसको क्या बोलेंगे, गुड्स रिपोजेस्ड। और जितने गुड्स छोड़ देगा उसको बोलेंगे इतने गुड्स रिटेन कर लेगा परचेजर। तो गुड्स की 2 कैटेगरी हो गई, रिपोजेस्ड बाय हायर वेंडर और रिटेन्ड बाय हायर परचेजर। तो इस 3 टेम्पो में कितने टेम्पो रिपोजेस करके ले जा रहा है, 2। एक तो छोड़ के जा रहा है, तो कितने वापस ले जा रहा है, 2। जो गुड्स रीपोजेस होते हैं उनकी 2 वैल्यू निकालनी पड़ती हैं। पिछले एग्जांपल में हमने आपको हल्का हल्का समझाया था। एक तो वैल्यू निकालेंगे परचेजर के हिसाब से, जिसको टेक्निकल भाषा में बुक वैल्यू बोलते हैं, और एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वेंडर के हिसाब से, जिसको हम लोग एग्रीड वैल्यू बोलते हैं। और इन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस में चला जाता, तो वो यहाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भाई यही स्टेटमेंट आपको हर एक सवाल में बनाना पड़ता है। इसमें कोई गलती नहीं करोगे सवालों में तो और कोई गलती कोई बच्चा, नॉर्मल बच्चा तो नहीं करता है। ठीक है, तो देखो हम क्या निकाल रहे हैं, एक निकाल रहे हैं, ऐसे लिखा हमने, वैल्यू ऑफ 2 टेम्पो रिपोजेस्ड। एक इसकी हमें क्या निकालनी है, बुक वैल्यू भी निकालनी है, और एक क्या निकालनी है इसकी,
तो दोनों एक ही फॉर्मेट से निकल जाएंगी। सबसे पहले जितने टेम्पो की रीपरचेस वैल्यू निकालनी होती है उसकी कॉस्ट लिखोगे, तीनों की नहीं लिखेंगे। यहाँ दो रीपरचेस हो रहे हैं तो फिर दो की कॉस्ट लिखेंगे। कितनी हुई? 1,00,000। 2 साल बाद रीपरचेशन हो रहा है, सेकेंड ईयर के एंड में हो रहा है ना, तो इसका मतलब 2 साल बाद की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार पहले डिप्रेशन माइनस करेंगे और फिर एक बार और डिप्रेशन माइनस करेंगे। इसके बाद यहाँ जो वैल्यू आएगी उसको बुक वैल्यू कहेंगे और यहाँ जो आएगी उसको एग्रीड वैल्यू कहेंगे। बुक वैल्यू निकालते समय हायर परचेजर के हिसाब से निकाली जाती है। बुक वैल्यू ऑलवेज कैलकुलेट ऑन हायर परचेजर टेक्निक। और एग्रीड वैल्यू जो निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है? एज पर हायर वेंडर। ठीक है, तो एक दो सवाल में लिख दे रहे हैं जिससे आपको तकलीफ ना हो। तो बुक वैल्यू हमेशा कैसे निकाली जाती है? एज पर हायर परचेजर। और ये कैसे निकाली जाती है? एज पर हायर वेंडर। हायर परचेजर कहता है कि हम 20% डेप्रेशन लगाएंगे WDV टेक्निक से, जबकि वेंडर कहता है कितना लगाएंगे? 30% WDV लगाएंगे। तो इसके यहाँ माइनस करोगे 20% डिप्रेशन, उसके यहाँ माइनस करोगे 30% उसके यहाँ 20% माइनस करोगे तो 1,00,000 का 20% घटाओगे तो 80,000 आ जाएगा। फिर इसका 20% घटाओगे तो 64,000 आ जाएगा। इसके यहाँ 30% लेके चलना है, 1,00,000 का 30% निकालोगे तो 30,000 आएगा, माइनस करोगे 70 आएगा। ठीक है, और ये जो एग्रीड वैल्यू आती है यही वैल्यू आपको यहां लिखनी होती है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग हमेशा एवी फॉर्मेट पे लिखवाया था। और यहाँ लिखते हैं लॉस। लॉस कुछ नहीं होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। क्योंकि परचेजर के हिसाब से हमारी मशीनों की वैल्यू 64,000 है, जबकि वो कितने पे ले जा रहा है? 49,000 में। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही हो जाता है लॉस ऑन रीपोजीशन, या कुछ लोग लॉस ऑन सरेंडर भी लिखते हैं, एक ही बात। तो रीपोजीशन में लॉस हुआ, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कितने का? इससे इसको घटाना, प्लस में दिखाई पड़े तो लॉस है, वो निगेटिव दिखाई पड़े समझाना प्रॉफिट आ रहा है। तो 15,000 का यहाँ लॉस आ गया, तो ये 15,000 का लॉस कहाँ दिखा देंगे? तो ये दोनों अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए ये वाला स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा और इस स्टेटमेंट से दोनों वैल्यू एक साथ निकल जाएगी। कोई परेशानी? आगे चलते हैं। इसके बाद निकाल लो भैया बैलेंस CD कितना बच रहा है हमारा? 32,000। तो बैलेंस CD बता रहे हैं कि 32,000 हमारा बच रहा है। ये 32,000 अगले साल BD हो जाएगा। अगले साल तो कोई नाटक नहीं, फिर से डिप्रेशन लगना चालू होगा। इसका 20% डिप्रेशन लगा लो और बैलेंसिंग फिगर जो बचे वो लिखा उठा के लिख दो। तो ये बच गया हमारा 25,600 रुपए। सवाल का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। कोई समस्या? इसके बाद दूसरा क्या बनाएंगे? सवाल में अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो हमें एक यहाँ बुक्स बनानी है, और एक कौन थे? परचेजर। तो केवल मुझे परचेजर के यहाँ पे अकाउंट्स बनाने हैं, वेंडर के यहाँ नहीं बनाने। जितना सवाल कहेगा उतना मैं करूँगा। फिर वेंडर के अंदर बताया था कि सबसे पहले आप लिखते हो बाई एसेट, और एसेट के अंदर उसका क्या लिखा जाता है? कैश प्राइस। फिर इस साइड लिखते हो टू बैंक, जिसमें लिखा जाता है डाउन पेमेंट। फिर आप लिखते हो इंटरेस्ट। हमने बताया था पहला इंटरेस्ट कैसे निकालते हो? कॉस्ट कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट प्राइस इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ 10,800 बताया जा रहा है। तो इंस्टॉलमेंट आप कैसे चुकाओगे? इंस्टॉलमेंट अगर चुकाने का बड़ा मन कर रहा है तो इधर आपको देखना पड़ेगा। प्रिंसिपल तो आपका 40,000 देना ही देना है, प्लस ब्याज आपको अलग से और जोड़ के देना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल तो आपको 40 देना ही था और ब्याज कितना निकला है? 10,800। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपकी 50,800। ठीक है, 40,000 रुपए आपका प्रिंसिपल वाला अमाउंट प्लस
10,800 आपका ब्याज वाला अमाउंट, यानी अमाउंट कितना दोगे आप? 50,800 रुपए। इसके बाद जो बच जाएगा वो कहलाएगा बैलेंस सीडी। बैलेंस बताओ बेटा कितना बच रहा है? तो बैलेंस बच रहा है यहाँ पे 80,000 रुपए। यही 80,000 अगले साल बीडी हो जाएगा और फिर 80,000 का 9% ब्याज निकालोगे, 7200 रुपए। फिर आपने पैसा नहीं दिया है, आपने दिया है टेम्पो, और यहाँ टेम्पो कौन सी वैल्यू लिखी जाती है? एग्रीड वैल्यू। कितना लिखेंगे? 49,000, और यहाँ पे आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर 38। यही 38,200 यहाँ फिर से ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा, और फिर आप 38,200 पे ब्याज निकालोगे, कितना? 3400। और नॉर्मली जब समय समाप्त हो जाता है, 3 भाग में पेमेंट करनी थी, तो तीसरे साल के एंड में कुछ कहे चाहे ना कहे, फिर आखिरी में आपको सारी पेमेंट कर ही देनी पड़ती है। एग्रीमेंट ही हुआ था कि 3 साल में पैसा चुका दे हो, तो सवाल कह तो नहीं रहा, लेकिन आखिरी में सारा पैसा क्या कर देना होता है? चुका देना होता है। तो जितना भी है उसको बैंक से पेमेंट कर दोगे, 41,000। तो आखिरी साल में बैलेंस दिया जाता है, जितना भी बैलेंस बचा होता है, फिर वहाँ इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट नहीं जोड़ते हो, क्योंकि वो तो नॉर्मली अगर इंस्टॉलमेंट आप पे करते रहते तो हिसाब किताब चलता। ये समझो ना कि तुमको 40 देने चाहिए तो तुमने 49 दे दिए, यहाँ हिसाब किताब तो चेंज हो ही जाएगा। फिर यहाँ ब्याज अलग अमाउंट पे निकलता। अगर 40 ही तुम देते तो यहाँ पैसा ज्यादा बचता, ज्यादा बचता तो यहाँ ज्यादा बचता, फिर उसके हिसाब से गाड़ी चलती। तो यहाँ 40 क्यों देते? 40 देते और प्लस 7200 और देते आप। तो देना था आपको 47,200, लेकिन आपने एसेट दे दी 49,000 की, तो इंटरेस्ट में फर्क आ जाएगा। इसलिए इन सब सवालों में इंटरेस्ट टेबल बनाएंगे तो गलत करेंगे, समझ रहे हो? इन सब सवालों में अगर इंटरेस्ट टेबल से निकालोगे तो पक्का गलत होगा, क्योंकि आप इंटरेस्ट टेबल से निकालोगे तो तीसरे साल का ब्याज चौथे सड़तीस आएगा ही नहीं, समझ लो। तीसरे साल का ब्याज कुछ और निकल के आएगा, क्योंकि जहां पे डिफॉल्ट हो जाएगा वहां से वो इंटरेस्ट की टेबल लागू नहीं होगी। इंटरेस्ट की टेबल तब तक काम करती है जब तक आप डिफॉल्ट ना करो। इसलिए डिफॉल्ट के सवालों में आपको बच के रहना है, कभी भी इंटरेस्ट टेबल नहीं बनानी, वरना पक्का आप गलत करके आओगे। ठीक है? इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको अकाउंट से ही डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ेगा। तो आखिरी में आपने सारा उठा के पेमेंट कर दिया, सवाल हो गया कंप्लीट। समझ गए? चलो एक दो सवाल और देखते हैं। जब तक 2-4 सवाल नहीं लगाओगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो बैक टू बैक 4-5 सवाल कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने कर लिया है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है इसके अंदर, कोई एक सवाल नहीं है, थोड़ा थोड़ा वैरायटी हल्की हल्की चेंज होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लो, एक बार क्वेश्चन खुद से पढ़ो। इंटरेस्ट अकाउंट जब तक ना कहे तब तक ना बनाते हैं। मेन अकाउंट जो होते हैं हायर परचेजर हायर वेंडर होते हैं, और एसेट होता है गुड्स रिपरचेज होता है। ठीक है? बनाना चाहो तो इंटरेस्ट बना सकते हो, लेकिन जब भी सवाल एग्जाम में आए वो इंटरेस्ट बनाता नहीं जब तक कहता नहीं। तो इंटरेस्ट वाले में हिसाब किताब ये कहो, सवाल कहे तो बना देंगे, नहीं कहेगा तो नहीं बनाएंगे। इस 11 वाले सवाल में कुछ खास बात है। हर सवाल में, इतने सवाल इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि हर सवाल में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का नयापन आएगा ही आएगा। सारे सवाल लगाने में एक ही जैसे लगेंगे, लेकिन सवाल लिखने में एक जैसे नहीं। तो कुछ ना कुछ हल्का फुल्का पेच होगा ही होगा, चेंज वाला। जैसे इस सवाल का क्या पेच है बता देते हैं।
आपने एसेट इस तारीख को खरीदी, ठीक है, आपको 3 भागों में पेमेंट करना था, तो पहली पेमेंट आपको कब करनी चाहिए थी, किस तारीख को, 31/12/19 को, लेकिन इंस्टॉलमेंट कब से शुरू हो रही है, 31/12। तो यहाँ पहली इंस्टॉलमेंट में 2 साल का समय मिला जा रहा है तुमको, पहली इंस्टॉलमेंट में 19 और 20 बिताने के बाद, तो इस सवाल में 1 साल का एक्स्ट्रा डिफरमेंट है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर, तो बाकी तो आपको 1-1 साल के गैप में देनी, ठीक है। तो बाकी किसी सवाल में ऐसा नहीं, लेकिन इस सवाल में क्या है कि 1 साल का यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा डिफरमेंट है। डिफरमेंट का मतलब बाद में होता है, कितने आप साल बाद पेमेंट करते हो। तो इस सवाल की यही खूबसूरती है कि यहाँ पे आपको पहली इंस्टॉलमेंट में 1 साल का समय एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, तो समय एक्स्ट्रा मिलेगा तो ब्याज ज्यादा लगेगा। अब पहली इंस्टॉलमेंट जब पेमेंट करोगे तो आपको पेमेंट जो बनती है वो देनी पड़ेगी, और प्लस दोनों साल का ब्याज जोड़ के देना पड़ेगा। चलो सवाल करते हैं तो और मजा आएगा। 3 मशीनरी खरीदी है जिनका कैश प्राइस क्या है, 6 लाख रुपए। 6 लाख ईच नहीं लिखा है कि 18 लाख कर दे हो, टोटल 6 लाख लिखा है, यानी एक मशीन का कैश प्राइस कितना हो गया, 2 लाख रुपए। बहुत बढ़िया। 1/1/19 को खरीदी गई है, एग्रीमेंट में प्रोवाइड किया गया 30% कैश दोगे और बैलेंस पैसा 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दोगे विद इंटरेस्ट ऑफ 10%, फिर ब्याज जोड़ के देना है आपको, जैसे भी पिछले सवाल में किया था आपने। तो एक बार कैलकुलेशन पहले सेट कर देते हैं इसकी। कैश प्राइस हो गया आपका 6 लाख रुपए, डाउन पेमेंट 30% है 180, तो लोन आ गया 4,20,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो ये आ गया आपका प्रिंसिपल इन ईच इंस्टॉलमेंट। हर इंस्टॉलमेंट में 1,40,000 रुपए का अपना प्रिंसिपल। एक वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना पड़ेगा, जहां पे देखते हैं कितना एग्रीड हो रहा, क्या हो रहा, फलाना धमाका, ठीक है। तो देखो इन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी है, ठीक है, बट फेल हो गए हैं अगली इंस्टॉलमेंट पे करने में। तो पहली पे करी 31/12/20 को, अगली कब आती, 31/12/21 को। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में देखोगे तो दूसरी इंस्टॉलमेंट फेल हुए हैं, लेकिन टाइम फैक्टर देखो तो 3 साल बीत चुके हैं। डिप्रेशन निकालते समय 3 साल का माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम इस तारीख की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि जिस दिन आपने डिफॉल्ट किया वहां तक उसकी क्या वैल्यू निकल के आती, वैल्यू तो सीधी निकाली जाती। तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, बुक वैल्यू ऑफ, या ऐसे वैसे ही टेबल बना लेते हैं, वैल्यू ऑफ कितनी मशीनरी रिपर्चेस हो रही वो देख लेते हैं। 2 मशीन रिपर्चेस हो रही हैं, तो वैल्यू ऑफ 2 मशीन रिपर्चेस्ड, एक होती है बुक वैल्यू और एक होती है उसकी क्या, रीड वैल्यू। और इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो लॉस या प्रॉफिट हो जाता है। तो सबसे पहले लिखोगे कॉस्ट प्राइस, 6 लाख थोड़ी ना लिखोगे, 4 लाख लिखोगे, थोड़ा सा दिमाग तेज रखो। कितनी मशीन रिपर्चेस हो रही हैं, 2, तो इसीलिए तो लिखते हैं कि तुमको याद रहे कि 2 मशीन की वैल्यू निकालनी। यहाँ पूरा नहीं लिखा जाता, जितनी मशीन रिपर्चेस होती है उनकी कॉस्ट लिखनी होती है, माइनस डिप्रेशन किस टेक्निक से लगाते हैं देख लेते हैं भैया, ठीक है। डिप्रेशन चार्ज करते हैं 10% डिप्रेशन एसएलएम मेथड से, ध्यान रहे। तो पहले हमने डिप्रेशन घटाया 2019 का,
10% SLM तो आया 40,000। फिर वैल्यू आ गई 3,60,000। फिर डिप्रेशन माइनस करोगे 2020 का, वो भी 10% SLM टेक्निक। SLM टेक्निक का मतलब ही होता है कि डिप्रेशन का अमाउंट वही बना रहेगा, हमेशा कॉस्ट पे निकाला जाएगा। फिर वैल्यू आएगी 3,20,000 और फिर डिप्रिसिएशन माइनस करोगे 2021 का 10% SLM 40,000। वैल्यू बच रही है 2,80,000 रुपए। ठीक है। एग्रीड वैल्यू को कैसे निकालते हैं? ये वैल्यू निकालते हो एज पर हायर परचेजर, और ये वैल्यू कैसे निकालते हैं? एज पर हायर। तो इस बार खुद ही कह रहा है कि उनको वैल्यू किया जाएगा 50% ऑफ कैश प्राइस के बराबर। ठीक है, तो यहाँ आपको हर बार डिप्रेशन नहीं माइनस करना है, यहाँ केवल क्या करना है, कैश प्राइस का 50% कर लो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कैश प्राइस था आपका इन दोनों मशीन का 4 लाख रुपए का, इसका क्या करना है, डायरेक्ट 50%। डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओगे 2 लाख। ये नहीं बोला कि 50% डिप्रेशन लगाओ हर साल, ऐसा थोड़ी बोली से, कह रहा उसकी वैल्यू कॉस्ट के आधे के बराबर होगी, तो सीधा कॉस्ट का करोगे आधा, आ जाएगी उसकी वैल्यू। और इन दोनों का डिफरेंस लॉस हो गया रिपोजिशन का, लॉस ऑन रिपोजिशन। ठीक है, लॉस ऑन रिपोजिशन हो गया आपका 80,000 रुपए का। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, तो फिर आओ अकाउंट बना लेते हैं। 6 लाख की आपने एसेट परचेज करी, 10% SLM टेक्निक से 60,000 डिप्रेशन लगा लिया, वैल्यू बचेगी 5,40,000। फिर अगले साल 5,40 लिखोगे, फिर 10% SLM ही लगाना है, तो 60,000 डिप्रिसिएशन। फिर वैल्यू बचेगी 480। भले इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट सेकंड में हो रहा है, लेकिन हो तो 2021 में रहा है ना, तो यहाँ अकाउंट में तीसरे साल में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये जो अकाउंट बना है ये पहला, ये 2019 का है, ये जो बन रहा है वो 2020 का है, लेकिन डिफॉल्ट तो कब किया उसने, 2021 में किया है, तो वो तमाशा यहाँ पे होगा। फिर लगाओगे आप 10% SLM डिप्रेशन जो कि 60,000 हुआ, यहाँ लिखते हो एग्रीड वैल्यू जो भी हम लोगों ने निकाली 2 लाख रुपए, यहाँ लिखते हो लॉस जो हम लोगों ने निकाला 80,000 रुपए, और यहाँ लिखा जाता है बैलेंसिंग फिगर 1,40,000। कोई समस्या? आगे चलते हैं, जेड का अकाउंट बनाते हैं। यहाँ मशीनरी लिखते हो आप 6 लाख रुपए की। ठीक है, इसके बाद यहाँ 30% कैश डाउन दिया गया था, तो टू बैंक यहाँ पे आप डाउन पेमेंट लिख लोगे, जो कि कितना हो गया हमारा 1,20,000 रुपए। फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 6 लाख माइनस 1,20,000 और इंटू रेट है हमारा 10% का। वैसे पहले साल आप डाउन पेमेंट में देते हो, पहले साल इंस्टॉलमेंट में देते हो, लेकिन यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा था कि आपकी इंस्टॉलमेंट 2020 से शुरू होगी। अच्छा, ये 180 निकला था, कोई बात नहीं 180 कर देते हैं, ऐसा क्या है, ये 180 निकला था 180। तो पहले साल इसे लिखो, तो डाउन पेमेंट वाला नहीं लिखा हमने, क्योंकि पहले साल डाउन पेमेंट दे नहीं रहो, डाउन पेमेंट आप देना, पहले साल इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हो, डाउन पेमेंट तो दिया, लेकिन फर्स्ट ईयर में इंस्टॉलमेंट आप नहीं दे रहे हो। इंस्टॉलमेंट आपकी कब शुरू हो रही है, 2020 से। तो फिर से यहाँ ये 2019 का बन रहा है, ये 2020 का बन रहा है, और ये बन रहा है 2021 का। जहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट नंबर 1 देते हो, यहाँ पे आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करोगे, पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ जाएगी। कितना ब्याज निकल गया है बेटा यहाँ? 42,000। तो बैलेंस CD बताओ कितना निकलेगा? 4,62,000 रुपए। PD कर लोगे 4,62,000 रुपए,
फिर 4,62,000 का 10% ब्याज निकाल लो, 46,200। अब आप इंस्टॉलमेंट पे करना चालू करोगे। कैसे पे करोगे? अभी आपने निकाला था कि प्रिंसिपल हर इंस्टॉलमेंट में कितना है, 140 का। पेमेंट आप यहाँ पहली बार कर रहे हो तो यहाँ तक का सारा ब्याज आपको चुकाना पड़ेगा। तो 42,000 वो भी ब्याज दोगे और 46,200। पहली पेमेंट आप 2 साल बाद कर रहे हो तो वहां तक का ब्याज और प्लस जो आपको देना था वो तो दोगे ही दोगे। जोड़ लो उसको, कितना आया, 2,28,200 रुपए। प्लस माइनस करो, बैलेंस सीडी वाला पैसा बताओ कितना, 2,80,000 रुपए। फिर यहाँ 2,80,000 लिखोगे, फिर ब्याज कैलकुलेट कर लो, 28,000। अब की आपने पैसा नहीं दिया है, मशीन दिया है, जिसकी एग्रीड वैल्यू कितनी थी, 2,00,000 रुपए। बैलेंसिंग फिगर अभी भी आपको आगे चल के देना पड़ेगा, 1,08,000। समझ में आ गया? तो इस तरीके से लगाया जाएगा। तो पिछला सवाल और ये सवाल लगभग लगभग एक ही जैसा था। पिछले सवाल में ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ी थी, उसमें आपको डेप्रेशन का रेट दे रखा था हाई वेंडर वाला, उस तरीके से आपने माइनस कर करके निकाली थी। यहाँ डायरेक्टली बोल दिया है कि कॉस्ट के 50% के बराबर हो गया, तो कॉस्ट के 50% बराबर कर लीजिए। यही कल पिछली क्लास में आपको समझाया था। ये वैल्यू जैसा सवाल कहेगा वैसा तुम करके निकालोगे, हर बार एक तरीके से नहीं निकाली जाएगी। ठीक है, जैसा क्वेश्चन कहेगा, आपसे डिमांड करेगा, उस तरीके से आपको कैलकुलेट करके निकालनी पड़ेगी एग्रीड वैल्यू। बुक वैल्यू तो ऐसे ही निकाली जाएगी हर सवाल में, लेकिन एग्रीड वैल्यू हर सवाल में एक तरीके से नहीं निकाली जाएगी। कभी भी आपको वेंडर का डेप्रेशन दे देगा, उस तरीके से कैलकुलेट करोगे। कभी कभी सीधा बोल देगा कॉस्ट का इतना, ऐसे करोगे। कभी कुछ और बोलेगा, आगे आने तो क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, पता चलता रहेगा। हाँ बेटा, कोई डाउट है इसमें? चलो बहुत अच्छी बात है, आगे सवाल देखते हैं, आगे सवाल करते हैं। तो अभी आप इन दोनों सवालों में देखा कि हाई परचेजर के यहाँ कैसे अकाउंटिंग करते थे इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट। अब बारी आ गई हाई वेंडर के यहाँ की। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। चलो चलो 14 रहने दो, 14 तो होमवर्क देंगे, कोई और कर लेते हैं। टेन पढ़ लो, 10, क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ लिया। तो एक प्लांट बेचा गया है जिसकी वैल्यू 7,45,000 है, जिसको आपको 4 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना था। यहाँ पेमेंट आपको हाफ ईयरली करना है।
तो 4 हाफ ईयर में पेमेंट करना है। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज होगा 5% पर हाफ ईयर, तो 5% आधे आधे साल में। फिर ए ने पहली इंस्टॉलमेंट चुका दी है 1 जुलाई 2021 को, लेकिन अगले इंस्टॉलमेंट में क्या हो गए हैं, फैल गए हैं, तो दूसरी हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट किया है, सेकंड हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। फिर निगोशिएशन के बाद ये हुआ है कि 3,90,000 जिस प्लांट की कैश प्राइस थी वो प्लांट रिटेन किया गया है और बाकी प्लांट वो लेके चला गया। प्लांट एक ही था लेकिन प्लांट के टुकड़े हो गए। अब हो गया सर, प्लांट के टुकड़े कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं मे बी। मान लीजिए आपने कंप्यूटर परचेज किया और सेलर को रहता है कि आपका सीपीयू ही वापस ले जाके अपने पैसे वसूल लेगा, तो बाकी सेट नहीं ले जाएगा, क्योंकि ज्यादा के सेट ले जाएगा तो आपको डिफरेंस वापस करना पड़ेगा, कम के ले जाएगा तो आपसे पैसा मांगेगा। तो आदमी कहता है भाई 10 रुपए बाकी हैं तो इसकी पूरी संपत्ति तो हड़प सकते हैं, अगर मैं इसकी 15 रुपए की संपत्ति ले लूंगा तो 5 रुपए वापस करने पड़ेंगे। पूरा मकान ले लेंगे 1 करोड़ रुपए का तो 10 रुपए लेने बाकी पैसा देना पड़ेगा, तो आदमी उतना ही उठा के ले जाता है जिससे उसका कवरेज हो जाए, जो पैसा बाकी है वो कम से कम निकल जाए। इसीलिए पार्सल रिपोजिशन का केस आता है। जैसे पिछले सवाल में देखा कि 3 मशीन बेची गई थी, 2 वापस ले जा रहा, काहे? क्योंकि उसको लगता है उतने सही अपना पैसा धीमे धीमे करके रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ भी प्लांट एक है लेकिन उसके अंदर पार्टीशन रहे होंगे, पार्ट्स रहे होंगे, तो 390 की ओरिजिनल कॉस्ट का प्लांट क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है, यानी कि बाकी माइनस कर लो, 745 से 390 घटाओ, तो 3,55,000 कॉस्ट प्राइस का सामान वो ले जा रहा है। 3,55,000 की कॉस्ट प्राइस का सामान ले जा रहा है, यानी रीपरचेस किया जा रहा है। तो आओ नोट देख लो, वर्किंग नोट इसका। कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज, ये है 7,45,000। इसके अंदर दो पार्ट हो गए, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स रिटेन्ड और कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स रीपरचेज्ड। अभी कॉस्ट प्राइस निकालना है, ना एग्रीड वैल्यू निकालना है ना बुक वैल्यू निकालना है। तो इसमें बताया है कि भैया 3,90,000 की कॉस्ट प्राइस का सामान रिटेन कर लिया गया है, तो रिमेनिंग यहाँ आ जाएगा जो आपने निकाला 3,55,000 रुपए। कोई समस्या? अब इस 3,55,000 की हमें क्या निकालनी है, बुक वैल्यू निकालनी है, ग्रीड वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ क्या निकालना है हम लोग, वैल्यू ऑफ गुड्स रीपरचेज्ड। ठीक है, एक निकालेंगे इसकी बुक वाली वैल्यू और एक निकालेंगे एग्रीड वाली वैल्यू। बुक वैल्यू निकाली जाती है हमेशा एज पर हायर परचेजर और ये वैल्यू निकाली जाती है हमेशा एज पर हायर वैल्यू। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस सारे गुड्स का नहीं लिखा जाता है, जो गुड्स रीपरचेज हो रहे हैं उसका लिखा जाता है। फिर माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। सेकेंड हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट किया था, सेकेंड हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में डेप्रिसिएशन कैसा लगाना है वो देख लेते हैं। तो सवाल में बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन लगाया जाता है 10% पर एनम, लेकिन लगाना वो भी हाफ ईयरली है, तो अच्छी बात हो गई कि आधे आधे साल का ही लगाना है। वरना अगर ये बात ना लिखता तो डेप्रिसिएशन सालाना ही लगता, भले पेमेंट छमाही कर रहे हैं। लेकिन इस सवाल में तो बहुत अच्छी बात हो गई कि पेमेंट भी आपको हाफ ईयरली करनी है और डेप्रिसिएशन भी हाफ ईयरली ही चार्ज करना है, तो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर का,
अब लगाना 10% सालाना है आपको, तो फिर 5% छमाही हो गया, तो 5% लगाओगे इसका। 3,55,000 का 5%, ये आ रहा है हमारा 17,750 रुपया। माइनस करते हैं तो 3,37,250 रुपया आ रहा है। फिर माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ सेकेंड हाफ ईयर, तो 16,862.50 रुपये आ रहा, तो राउंडिंग ऑफ करके उसको 63 रुपया लिख दिया। ₹3,20,387 और इसकी एग्रीड वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है क्वेश्चन में, ना मानो तो देख लो। कह रहा उस प्लांट को वैल्यू किया है 3,75,000। 3 सवाल हुए, 3 वैरायटी के हो गए हैं एग्रीड वैल्यू के केस के लिए। पहले में एग्रीड वैल्यू डेप्रिसिएशन माइनस कर करके निकाली थी, दूसरे में एग्रीड वैल्यू कह रहा था कॉस्ट का 50% हो गया, तीसरे में एग्रीड वैल्यू खुद अमाउंट के फॉर्म में आपको दे रखी। ये वैल्यू आपको दे रखी कितनी, 3,75,000 रुपए। इस बार एग्रीड वैल्यू ज्यादा है, बुक वैल्यू कम है, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या गेन ऑन रीपोजीशन। कितना, 54,613। कोई तकलीफ। इस सवाल में अगर देखो तो मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, फिर यहाँ एक के यहाँ ही, चलो कोई बात नहीं, एक यहाँ ही बना लेंगे, जिसके यहाँ कहेगा उसके यहाँ बनाएंगे। तो एक यहाँ ही आपको अकाउंट बनाने हैं। पहले आपने एसेट खरीदी थी जिसकी वैल्यू कितनी थी, 7,45,000 रुपए। अभी आप हाफ ईयरली बना रहे हो, ध्यान रहे, तो ये हम बना रहे हैं हाफ ईयर 1 का, और ये बना रहे हैं हाफ ईयर 2 का। ऐसे ही जो ये अकाउंट बनेगा वो पहले बनेगा हाफ ईयर 1 का, और फिर बनेगा हाफ ईयर 2 का। तो डेप्रिसिएशन लगा दो बेटा इसमें 5%, WDV टेक्निक से 7,45,000 रुपया का 5%, 37,250, और ये आ जाएगा 707,750। फिर लगाओगे 5% WDV टेक्निक, तो ये आ रहा है 35,387.5 है, चाहो तो राउंडिंग ऑफ करके 88 कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा 1 रुपए में। ठीक है, इसके बाद एग्रीड वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली थी, और वो आई थी 3,75,000 रुपया। ये आई थी 3,75,000 रुपए। इस बार प्रॉफिट निकल के आया तो पीएल इधर लिखा हमने, जो आया था 54,613 रुपए का, 54,613 रुपए का, और बैलेंसिंग फिगर डाल दो सीडी के अंदर, 2 लाख कितना, कुछ और आ रहा है, 3,51,950। ठीक है, कोई समस्या। इसी तरह बी का अकाउंट बना लेंगे, जो भी एसेट खरीदी है वो यहाँ लिखोगे, 7,45,000 रुपए। इसमें आपको कोई डाउन पेमेंट नहीं करनी थी, 4 इंस्टॉलमेंट देनी थी 2,10,000 ईच की, तो कोई डाउन पेमेंट नहीं है, नील कर दिया। और 7,45,000 रुपए ही ब्याज लगाओगे। कितना ब्याज लगाएं, 5% या 2.5%, 5 या 2.5 ना लगाएं, क्यों, खुद ही लिखा है 5% पर हाफ ईयर। यहाँ अगर लिखा होता 5% पर एनम तो तुम आधा करते,
यहाँ तो खुद ही आधा करके दे रखा है, तो 5% लगाना, कोई 2.5% निकालने की गलती ना कर देना, मतलब कांड हो जाएगा। तो ये हो रहा है आपका 37,250, और फिर इंस्टॉलमेंट तो दे ही रखा है, आप कितनी पे कर रहे हो, 2,10,000 रुपए की। तो 7,45,000 प्लस 5% माइनस 2,10,000, 5,72,250 रुपया। फिर यहाँ लिखेंगे 5,72,250 रुपया, और फिर उसका 5% निकालेंगे ब्याज, 28,613 रुपये पकड़ लो। फिर आप मशीन दे रहे हो, उसकी एग्रीड वैल्यू ही यहाँ लिखते हैं हमेशा, जो कि कितनी है, 3,75,000 रुपया, और यहाँ आ जाएगा 2,25,863 रुपया बैलेंसिंग फिगर, और अकाउंट हो जाएगा कंप्लीट। अब इन तीन के तीनों सवालों में केवल आपसे परचेजर के यहाँ की बातें करने के लिए बोल रहा था, इसलिए आप परचेजर के यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, इस सवाल में कोई डाउट हो किसी का, पूछ सकता है, अदरवाइज आगे प्रोसीड करूंगा मैं। हाँ बेटा, किसी का डाउट है कोई? नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। तो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 9 किया, क्वेश्चन नंबर 10 किया, क्वेश्चन नंबर 11 किया। आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ बेटा, पढ़ लिया गोपाल? चलो एक बार हम भी दिखा देते हैं आपको सवाल। जेड ने परचेज किए 7 ट्रक, ठीक है, कैश प्राइस एक ट्रक का 1 लाख रुपए है, तो 60 ट्रक का कितना हो गया, 7 लाख रुपए। इस सवाल में परचेजर एज वेल एज वेंडर के यहाँ अकाउंट बनाने, परचेजर के यहाँ बनाने हैं, साथ ही साथ वेंडर के यहाँ बनाने हैं। ठीक है, तो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर अकाउंट तो बन ही जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये कैलकुलेशन कर लिया करो, क्या है, किसकी ग्रीड वैल्यू है, क्या उसकी बुक वैल्यू है, ये कैलकुलेशन कर ली, फिर अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी, फटाफट बन जाएंगे अपने पास, कोई दिक्कत की बात नहीं। 20% कैश प्राइस का दे देते हो डिलीवरी के समय, यानी कि डाउन पेमेंट, और बाकी बचा हुआ पैसा 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में देना है, विद इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। अब 5% पर एनम है, लेकिन देना हाफ ईयरली, यहाँ पे 2.5% लगा देंगे हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे। अब डिफॉल्ट किस साल में किया है वो देख लेते हैं। तो कह रहा है कंपनी फेलियर टू इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 30 जून 22, तो किस इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट कर गए हैं ये,
सेकंड वाले में। यहां से देखोगे तो पहले देनी चाहिए थे 31 दिसंबर को, दूसरी देनी चाहिए थी 30 जून को, दूसरे में फैल गए हैं ये। यानी कुल मिला के पहली हाफ ईयर की इंस्टॉलमेंट दे पाए हैं और सेकंड हाफ ईयर की इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए हैं। ठीक है, कितने ट्रक रीपर्चेस कर रहा है? कंपनी ने 3 ट्रक रिटर्न कर दिए हैं और बाकी 4 ट्रक रिटेन्ड करके रखे हैं। तो 3 दे रहा है, अब जो देता है वो कहता हम रिटर्न कर रहे हैं, जो लेता कहता हम रीपर्चेस कर रहे हैं, बात तो एक है। तो रीपर्चेस कितने ट्रक हुए? खाली 3 ट्रक। बहुत बढ़िया बात, आगे थोड़ी कहानी लिखे अभी बताएंगे समझाएंगे, दिक्कत की बात नहीं है। तफरी की बात देखो क्या आ रही, डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है 20% पर एनम बेसिस पे। ये नहीं बोला है कि आपकी हाफ ईयरली डिप्रेशन लगाना है, ऐसा कहीं क्या? तो पिछले सवाल और इस सवाल में ये भेदभाव है, यही वाला। हेलो, नमस्ते नमस्ते। हम तो कोचिंग पे हैं, आपको मैं एड्रेस दे दे रहे हैं, घर पे चले जाओ, आप देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको कर दो। ठीक है, हम आपको एड्रेस भी भेज दे रहे हैं और आपको गूगल लोकेशन भी भेज दे रहे हैं। बस घर के बाहर पहुंच जाना, हमको कॉल कर देना, हम बोल देंगे फोन पे, मतलब बोल पहले ही दे रहे हैं हम। घर पर आप पहुंच जाना, फोन कर देना, हम घर पे बोल देंगे, तो वो आपको घर पे एंटर कर देंगे और भैया अपना देख कर कुछ नहीं कर दो। ठीक है, हम भेज रहे हैं, लोकेशन भेज रहे हैं आपको। तो डिप्रेशन यहाँ कैसे लगाना है आपको? ईयरली बेसिस के हिसाब से डिप्रेशन चार्ज करना है। ठीक है, पिछले सवाल में इंटरेस्ट भी हाफ ईयरली निकालना था और डिप्रेशन कह रहा था सवाल, इसलिए हाफ ईयरली निकाला था, वरना डिप्रेशन हाफ ईयरली तुम कभी निकालते हैं, आज तक कभी नहीं निकाला। उस सवाल में कह दी था, उसकी मजबूरी थी, तुम निकाल दिए, वरना ईयरली ही निकालेंगे। तो इस सवाल में थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जब डिप्रेशन निकालना होगा तो सालाना निकालेंगे, ब्याज निकालना होगा तो छमाही निकालेंगे। थर्टीन वाला है ना ये? इधर देखो भैया, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, कैश प्राइस हमारा हो गया भैया 1,00,000, एक ट्रक का है तो 7,00,000 ट्रक, 7 ट्रक का कितना हो गया? 7,00,000 रुपए। फिर आप देते हो डाउन पेमेंट, जो कि इसका 20% होगा, यानी कि 1,40,000। बाकी बचेगा 5,60,000 रुपया। और इसको डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से, जो कि 5 है। तो 1,12,000 आया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इन ईच हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। हर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में 1,12,000 रुपए का प्रिंसिपल लगेगा। ठीक है, चलो थोड़ा पहले सवाल आगे बढ़ा देते हैं। जैसे कि आपने सवाल खरीदा, अब देखो ट्रक अकाउंट जो बनेगा, क्योंकि डेबिशन हमें हाफ ईयरली नहीं लगाना है, एनुअल निकालना है, तो जो एसेट अकाउंट बनेगा वो ईयरली बेसिस पे बनेगा। भले 2 हाफ ईयरली पे डिफॉल्ट हो रहा, लेकिन 2 पार्ट में नहीं बनेगा, एक ही पार्ट बनेगा। 2 हाफ ईयर का मतलब 1 साल होता है, तो यहाँ 1 साल का एक कंप्लीट अकाउंट बनाना पड़ेगा। हाफ ईयरली का अलग अलग नहीं बना पाओगे, क्योंकि डेबिशन आपको ईयरली लगाना है। ठीक है, तो जो ट्रक अकाउंट बनेगा वो कैसे बनेगा? ईयरली बेसिस पे। और जो हायर वेंडर अकाउंट बनेगा वो कैसे बनेगा? हाफ ईयरली बेसिस। इसलिए इसको 2 पार्ट में नहीं लिखा, क्योंकि सर एक बार लगाओ फिर सीटी निकालो फिर बीटी करो, ऐसा नहीं कर पाएंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ डिप्रेशन आपको सालाना ही लगाना है। तुम कहोगे सर हाफ हाफ 10-10 2 बार लगा लो, WDV टेक्निक है, डिप्रेशन का मेथड चेंज हो जाएगा, आपको 20% एक साथ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सवाल में अगर ये गलती आपने कर दिया कि 2 अलग अलग पार्ट में निकाला, तो फिर आपका ट्रक अकाउंट हो जाएगा गलत, एक पार्ट में बनाना पड़ेगा।
तो डेफिनेशन लगा लो इसमें 20% के टेक्निक से। अब आपने क्या कौन सा मेथड लगाना, मेथड की नीड ही नहीं, पहले साल डेफिनेशन तो वैसे सेम आता है, इसलिए जानबूझ के मेथड लिख भी नहीं रहा तुमको। सवाल बनाना कितना चालाक है देख रहे हो, जानबूझ के मेथड के बारे में नहीं लिख रहा है। अब बच्चा कहे सर कौन सा मेथड लगेगा, अरे कोई मेथड की नीड ही नहीं बेटा। यहाँ पहले साल चाहे WDV होता तब भी 7 लाख पे निकालते, SLM होता तब भी 7 लाख पे निकालते। तो दिमाग चेक करना चाहता है एग्जामिनर हमेशा आपका, कि आदमी फ्रस्ट्रेट हो गए, साला मेथड ही नहीं दे रखा, बताओ क्या सवाल लगा दी वहां। जरूरत ही नहीं इसलिए नहीं दे रहा है, जरूरत होती तो उसको देना पड़ता, उसकी मजबूरी हो जाती। तो यहाँ कितना आ गया 1,40,000। क्योंकि उस समय क्या होता है, जब आप एग्जाम लिख रहे हो तो उस समय वैसे आप हाई प्रेशर में रहते हो, उस समय हल्का सा भी इधर उधर हो जाता है आपका दिमाग और खराब हो जाता है, लो साला एक तो बढ़िया पड़ गया है, यहाँ साला मेथड ही नहीं दे रहा है। तो इसमें मेथड की जरूरत ही नहीं है, इसलिए जानबूझ के वो चालाकी के साथ नहीं लिख रहा है मेथड का नाम। अब इसके लिए भैया ये सब निकाले पड़ी है, तो आगे काम कर रही तो निकल रही है। कितने ट्रक रिपजेस कर रहा था यहाँ पे, 3 ट्रक, बहुत बढ़िया। बुक वैल्यू ऑफ 3 ट्रक रिपजेस्ड, बुक वैल्यू ऑफ 3 ट्रक रिपजेस्ड। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, 3 ट्रक का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 3 लाख रुपए, 1 लाख हिसाब किताब चल रहा है, 3 लाख हो जाएगा। तो माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन 20% का, 2 बार ना माइनस करना, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपको लगाना ही सालाना है। डिफॉल्ट भले सेकेंड हाफ ईयरली में किया है, लेकिन एक ही बार डेप्रिसिएशन माइनस होगा 1 साल, 60,000 रुपए, और उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी 2,40,000 रुपए। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है आपकी 1 जुलाई 2021 की, और 1 साल का माइनस कर दिया, सीधा आप जाओगे 30 जून 21 को। इस सवाल की खास बात यहाँ ये है कि यहाँ आपको क्या करना है, ईयरली डेप्रिसिएशन लगाना है। तो उसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये क्या ही है इसकी बुक वैल्यू, चाहे अगल बगल निकाल लो, चाहे आगे पीछे निकाल लो, ऊपर नीचे निकाल लो। अब हम निकाल रहे हैं इसकी एग्रीड वैल्यू, 30 जून 22 का, बिल्कुल सही बात है। अब निकाल रहे हैं इनकी एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू में क्या कह रहा है, अब यहाँ चौथे टाइप का सवाल आ रहा है। अब तक ये चौथा सवाल लगा लो आज की क्लास में, तीनों सवाल में एग्रीड वैल्यू एक ही तरीके से नहीं निकाली गई, तीनों सवाल में 3 तरीके से निकाली गई, और ये आ रहा है चौथा तरीका। ठीक है, इसमें देखो क्या कह रहा है, ये लाइन पढ़ो, यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां तक पढ़ना है। इसका अर्थ निकाल पाए तो ग्रेड वैल्यू निकाल पाओगे, इसका अर्थ नहीं निकाल पाए तो ग्रेड वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। हाँ बेटा, क्या बता रहे हो तुम, कितना पे किया है, 3 लाख पे किया है। ये कह रहे 3 लाख पे 25% माइनस कर दो, 3 लाख कहाँ पे करी से, तो 3 लाख कहाँ दे, 3 लाख अगर होते उसके बाद तो नगद ना खरीद लेते, झंझट पे काहे पड़ता, गरीब आदमी है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहा है वो, कहाँ तक 3 लाख दहीज, तो वो बात गलत हो गई तुम्हारी। हाँ बेटा, कैसे निकाला जाए, बताओ आयन। कह रहा है, देखो सही कह रहे हो अभी, लेकिन थोड़ा सही नहीं पहुंच पाया। कह रहा है इन 3 ट्रक के बदले में अब तक जितना भी पैसा हमने दिया है, तो जितना भी तुमने दिया, तो हायर वेंडर बात कर रहा है ना, मान लो मैं हायर वेंडर हूँ, वो कृष्णा हायर परचेजर है, तो हमने कहा बेटा इन 3 ट्रक के बदले में जितना तुम अभी तक पैसा हमका दिए हो, उसमें भी 25% घटा लोगे तो क्रेडिट वैल्यू आ जाएगी, ये कह रहा है सवाल। तो हमें देखना है
कि इन 3 ट्रक के बदले में अभी तक आपने कितना पैसा दिया। तो एक तो आपने डाउन पेमेंट पे किया है, लेकिन डाउन पेमेंट तो 1,40,000 का दिए हो, लेकिन ये तो 7 ट्रक का है ना, हमें तो 3 ट्रक का बताए, तो उसका प्रोपोर्शनेट करो कि 1,40 अगर 60 ट्रक का डाउन पेमेंट है तो 3 ट्रक का कितना हुआ, 60,000। और दूसरा प्रिंसिपल इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब प्रिंसिपल क्यों ले रहे हैं, इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं ले रहे हैं, उसका भी अपना लॉजिक है। इंस्टॉलमेंट में जो आप पैसे पे करते हो उसमें 2 अमाउंट होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो कहते हैं हम एसेट के लिए दे रहे हैं, और जो इंटरेस्ट होता है वो तो हम कहते हैं ब्याज के लिए दे रहे हैं। यहाँ इंस्टॉलमेंट कोई नहीं जोड़ेगा, यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा, प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल का पेमेंट ही एसेट के लिए होता है, बाकी इंटरेस्ट का पेमेंट तो ब्याज के लिए होता है ना। इसलिए इसने क्या बोला है कि जो पेमेंट करी है अगेंस्ट 3 ट्रक, ट्रक के अगेंस्ट में जो पेमेंट करी है वो लेनी है, ब्याज के अगेंस्ट में जो पेमेंट करी है वो आपको। तो दूसरी गलती बच्चा यहां करता है कि वो इंस्टॉलमेंट लिख देता है, जबकि आपको प्रिंसिपल लिखना चाहिए। ठीक है, इंस्टॉलमेंट आप कितने की बन रही थी, प्रिंसिपल कितने का बन रहा था, 1,12, और 1,12 का प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो तो 7 ट्रक का है ना भाई, अपने को तो 3 ट्रक से मतलब कितना, 48,000। टोटल आ गया 1,08,000 रुपया। इसका नाम हुआ अमाउंट पेड टिल 23/6/22 अगेंस्ट इन 3 ट्रक के बदले में 23 जून तक कितनी रकम चुका चुके हो उसको निकाल लो, और इसमें क्या करना है, 25% आपको लेस करना है, और इसके बाद इसकी आ जाएगी भैया एग्रीड वाली वैल्यू। तो ये 27,000, ये आ गया आपका 81,000 रुपए। बुक वैल्यू बहुत ज्यादा है, एग्रीड वैल्यू बहुत कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉस ऑन रीपोजीशन 2,40,000 माइनस 81,000, 1,59,000 रुपीज। ये आ गया हमारा लॉस ऑन रीपोजीशन। अब यही उठा के हमें लिखना है। तो एग्रीड वैल्यू आ चुकी है कितनी हमारी, 81,000 रुपीज। लॉस निकल के आया 1,59,000 रुपीज। बैलेंस आ जाएगा सीडी के अंदर 3,20,000 रुपए। ट्रक खरीदे थे आपने 7 लाख रुपए के, डाउन पेमेंट करी थी आपने 1,40,000 रुपए की, ब्याज निकालेंगे 7 लाख माइनस 1,40,000 और इनटू देख लेते हैं क्या ब्याज का रेट है। ब्याज 5% पर एनम, लेकिन निकालना हाफ ईयरली है तो सीधा 2.5% करना, 14,000 आ रहा है। यहाँ आप हाफ ईयरली 1 की कैलकुलेशन कर रहे हो, यहाँ हाफ ईयर 2 की कर रहे हो। या आपको हाफ ईयरली बेसिस बनाना है, तो ये आपको ईयरली बेसिस बनाना है, तो यहाँ हाफ ईयर लिखते हैं, ईयर 1 लिखते हैं। पहला जो आप इंस्टॉलमेंट चुकाओगे उसमें इंस्टॉलमेंट की रकम 1,12,000 और प्लस 14,000 ये ब्याज के, तो 1,26,000 हो जाई है। सीडी बताओ कितना होगा, 4,48,000 रुपए। यही बैलेंस बीडी करोगे 4,48,000 रुपए। फिर 2.5% निकालना 11,200, 11,200 बताया जा रहा है। फिर आपने ट्रक दे दिए हैं उठा के 2-3 ठोरे, जिनकी वैल्यू 81,000 रुपया है। बैलेंस निकाल लो, बैलेंस सीडी हो जाएगा 3,78,200 रुपए। इस सवाल की अच्छी बात यह है कि यहाँ दोनों के अकाउंट बनाने हैं, बहुत बढ़िया बना लेंगे। अब बात कर लेते हैं हायर वेंडर के बुक्स में। तो एक तो बनेगा हायर परचेजर का अकाउंट, जो इस अकाउंट का विपरीत होता है। बना चुके होगे तो उठा उठा के वैल्यू लिखनी रहेंगी बस, कि 7 लाख था,
ये 14,000 था, डाउन पेमेंट 1,40,000 था, ये 1,26,000 था, ये 4,48,000 था, ये 4,48,000 था, ब्याज निकाले थे 11,200 का, गुड्स रिपरचेज किए थे 81,000 के, और बैलेंस बचा था 3,78,200 का। 1 सेकंड लगता है पर बनाने में इसको, इसी को कॉपी पेस्ट करना है, या इधर लिखना है या इधर लिखना, नाम पता चेंज करना है, बस। इसके बाद बनाते हो गुड्स रिपरचेज अकाउंट। ये पहला अकाउंट है जो इस सवाल में पहली बार आप बना रहे हो, आराम से कराते हैं। ये गुड्स रिपरचेज क्रॉस पोस्ट होके यहाँ पहुंच जाता है, क्योंकि इस अकाउंट से ला रहे हो तो इस अकाउंट का नाम लिखते हैं जेड एसोसिएट्स अकाउंट। ठीक है। फिर सवाल बताता है कि भैया इसमें तुम रिपेयर कराए हो, तो क्या कह रहा है कि वेंडर आफ्टर स्पेंडिंग 2,000 रुपया रिपेयर सोल्ड ऑल द 3 ट्रक फॉर 80,000। तो इसमें 2,000 रुपया का खर्चा हुआ है, तो 81 का लेके आए थे, 2,000 और खर्चा किया तो 83,000 हो गया, बेच डाला सिर्फ 80,000 में, तो 3,000 रुपए का घाटा हो गया। यही अगर 85 में बेचते तो 2,000 का फायदा निकल के आता। तो कभी लॉस निकलेगा, कभी प्रॉफिट निकलेगा, जैसा सवाल होगा वैसा निकलेगा। समझ गए? तो 4 सवाल लगाए हो, लेकिन चारों सवाल में लगाने का तरीका तो सब कुछ सेम है, लेकिन एग्रीड वैल्यू हर सवाल में अलग अलग तरीके से निकाली जा रही। इसलिए परसों क्लास में आपको बताया था कि एग्रीड वैल्यू जैसा सवाल कहेगा वैसा तुम्हें निकालना पड़ेगा। इसमें डिसिमिलरिटी है क्वेश्चन के अंदर मेजरली, बाकी कभी मेथड चेंज कर देता है, कभी आपको डिप्रेशन 1 साल का निकालना होगा, कभी आधे आधे साल के हिसाब से निकालना होगा, कभी इंटरेस्ट में ईयरली हिसाब किताब चलेगा, कभी हाफ ईयरली हिसाब किताब चलेगा, कभी डिफरमेंट आ जाएगा कि पहले इंस्टॉलमेंट आप 2 साल के बाद चुका रहे हो। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा सवाल लगाते समय। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? पक्का? तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन लगाए 9, 10, 11, 13। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना मांगता है। हाँ बेटा, आई थिंक पढ़ लिया होगा। अब इस सवाल की खास बात है कि कैश प्राइस ही गायब कर दिया उसने। कहाँ बताया कि 5 मशीन कितने की बेच रहे हो, तो वो चीज सवाल में मिसिंग है, तो पहले वही निकालना पड़ेगा। एक बार वो निकाल लिया तो बाकी काम कर पाओगे। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कैश प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी सवाल आगे चल पाएगा। तो आओ कैश प्राइस निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। कह रहा है कि जो भी कैश प्राइस रहा होगा, ये तो नहीं पता कितना कैश प्राइस है, लेकिन आपने 20% उसका डाउन पेमेंट दिया है। ठीक है।
बैलेंस की इंस्टॉलमेंट दे रखी कितनी कितनी है, तो इंस्टॉलमेंट की रकम आपको पता है, इंटरेस्ट का रेट पता है, तो ये केस नंबर 2 आ गया जहां पे आपको इंस्टॉलमेंट पता होती थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होता था, और डेप्रेशन मतलब वो कैश प्राइस नहीं पता होता था। तो फिर हम लोग डिक्रीजिंग ट्रेंड में सवाल को लगाते थे और उससे हम लोग कुछ पता करते थे। तो यहाँ वही अलग फॉर्मेट काम में आएगा, डिक्रीजिंग ट्रेंड में हम लोग को क्वेश्चन अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ ईयर में लिखेंगे 4, 3, 2 और चौथे साल इंस्टॉलमेंट दे रहे हो आप 2,20,000 की, 2,40,000 की, 2,60,000 की और 2,80,000 रुपए की। ठीक है, 2,20, 2,40, 2,60 और 2। इसमें इंटरेस्ट निकालने की टेक्निक आप लोग को सिखाई गई थी कि इंस्टॉलमेंट लिखोगे, प्लस करते हो प्रिंसिपल। अगर कोई निकल के आया होता तो पहले में तो कोई नहीं निकल के आएगा प्रिंसिपल ना, अगले से जब प्रिंसिपल निकलते जाएंगे तो उसी में हम लोग ऐड ऑन करते चले जाते। तो पहले साल तो आपको कुछ नहीं जोड़ना है, लेकिन आगे से जोड़ना पड़ेगा। रेट बताया गया है इंटरेस्ट का 10% पर एनम, तो इंटू 10 डिवाइड बाई 110, तो ये आ रहा है आपका 20,000 रुपए। तो इसका मतलब इसमें प्रिंसिपल हो गया हमारा 2,00,000 रुपए। फिर अगले साल आपको इंस्टॉलमेंट पकड़नी है और प्लस जो पहले प्रिंसिपल निकल चुका है उसको पकड़ना है, इंटू रेट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट 40। फिर 240 से माइनस कर दोगे 2,00,000 आएगा। फिर आपको अगला इंस्टॉलमेंट पकड़नी है और प्लस ये दोनों ही प्रिंसिपल ऐड ऑन करने हैं, 2,00,000 भी और अगला 2,00,000 भी, इंटू रेट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट 60,000। बाई डिफॉल्ट फिर से 2,00,000 आ गया और यहाँ 2,80,000 प्लस 2,00,000 प्लस 2,00,000 प्लस 2,00,000, या इकट्ठा भी प्लस 6,00,000 लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। 80,000 और ये आ गया आपका 2,00,000। प्रिंसिपल का सम कर लेते हो तो टेक्निकली आपको लोन अमाउंट पता चल जाता है, और लोन में अगर डाउन पेमेंट जोड़ लोगे तो आपको कैश प्राइस पता चल जाएगा। एक साथ पगलेट हो गया बिल्कुल। कहाँ कहे इसके लोन का 20% डाउन पेमेंट देंगे, डाउन पेमेंट कैश प्राइस का दिया जाता है। थोड़ा सा दिमाग तो रखो, अब तक के जो सवाल से सीख रहे हो वो तो अप्लाई करना ना भूलो। अभी तक कहता था 20% डाउन पेमेंट दो, तो 20% किसका निकालते थे, तो यहाँ का है लोन का निकालने राजी हो गए। यहाँ किसका निकालना पड़ेगा, हमें कैश प्राइस का जो गायब है। ठीक है, कैश प्राइस हो गया मान लो x रुपए, तो डाउन पेमेंट कितना हो जाएगा 0.2x। ये तो होगा हिसाब किताब। अब इसको इक्वेट करके सॉल्व कर लो, 8,00,000 प्लस 0.2x इज इक्वल टू एक्स, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0.8x इज इक्वल टू 8,00,000, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 8,00,000 डिवाइड बाई 0.80 यानी कि 10,00,000। यहाँ लिखेंगे 10,00,000 और यहाँ लिखेंगे, या फिर एक तरीका है समझ सकते हो कि मान लो कैश प्राइस अगर 100 रुपया होता तो 20 रुपया डाउन पेमेंट होता और 80 रुपए क्या होता आपका लोन होता। रेसिप्रोकल करके निकाल लो कि अगर ये 80 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, इसको डिवाइड कर देते 80 से, गुणा कर देते 100 से, डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाते और डिफरेंस यहाँ चला जाता। वैसे भी करके निकाल सकते हो जिन लोग को ये एक्स एक्स मानने में तकलीफ होती है। बाकी ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है हमको, तो हम ये वाला कराते हैं। हाँ बेटा, ये कैलकुलेशन सबको समझ में आ गई, इसमें कोई तकलीफ हो तो पूछो, क्योंकि 7th क्वेश्चन में भी यही चीज है और इवन ए फिगर तक सेम है, तो यही कैलकुलेशन 7th क्वेश्चन में भी काम में आ जाएंगी जब भी लगाएंगे तो। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, पक्का? कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, कोई भी डाउट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। जैसे इन्होंने गलती करी 20% वाली है, मेजर एग्जाम में बहुत बच्चे कर देते हैं, गलती कर देगा तो आदमी गलत हो जाएगा। उन्हीं गलतियों से तो आपको बचना है जहां पे आपको मिस्टेक करने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, कहाँ आप गलती करते। यहाँ पढ़ के सीख के टेस्ट में वो गलती दूर कर लोगे तो एग्जाम में वो गलतियां नहीं करोगे, आपका क्वेश्चन ज्यादा सही होगा।
चलो वापस आ जाते हैं। तो भैया कैश प्राइस अपने को पता चल चुका है। डिफॉल्ट किस इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं वो देख लो भैया। किसमें डिफॉल्ट कर रहे हैं? 31/12/21 को खरीदी गई 1/1/20 को, तो पहली देनी होगी 31/12/20 को, दूसरी देनी होगी 31/12/21 को। तो कुल मिला के दूसरी इंस्टॉलमेंट में फैले हैं ये। ठीक है, तो दूसरी इंस्टॉलमेंट तक पहले पहुंचते हैं, फिर आगे कलाकारी कर लेंगे। तो पहले आपने एसेट्स खरीदी जिनकी वैल्यू 10 लाख रुपया है। इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 20%, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यानी 20% एसएलएम टेक्निक। ये 2 लाख होगा, 8 लाख होगा, अगले साल 8 लाख, लेकिन फिर से कितना लिखोगे यहाँ, क्योंकि एसएलएम मेथड लगाना है। ये आपका ईयर 1 हो गया, ये आपका ईयर 2 हो गया। फिर निकालना पड़ेगा इसकी एग्रीड वैल्यू, बुक वैल्यू, दुनिया भर की कहानी है। तो आओ निकालते हैं भैया एग्रीड वैल्यू और बुक वैल्यू। तो ये बन गया हमारा वर्किंग नोट नंबर 1, और अब बन रहा है वर्किंग नोट नंबर 2। वैल्यू ऑफ, यहां बेची गई हैं 5 मशीनें, 2 छोड़ के जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, 3 रिपजेस करके ले जा रहा है। बहुत बढ़िया। तो वैल्यू ऑफ 3 मशीन रीपजेस्ड, एक निकालनी है बीवी यानी बुक वैल्यू, एक निकालनी एवी यानी कि एग्रीड वैल्यू। कॉस्ट प्राइस, कितना कॉस्ट प्राइस लिखे यहाँ, फिर ये बोल रहा 10 लाख। समझ रहे, यहाँ कॉस्ट प्राइस किसका लिखना है, जितनी मशीन रीपजेस हो रही। ठीक है, उसी का निकाल ही रहे जितनी रीपजेस हो रही। तो सारी कैलकुलेशन आपको रीपजेस वाली एसेट्स की करनी, ना 5 एक निकालनी होगी तो अकाउंट से दिख नहीं रहा हमको क्या यहाँ, फिर अलग का है निकालें। क्योंकि ये 5 का बन रहा है, वो हमको 3 के कैलकुलेशन करने इसलिए अलग करनी पड़ती है। ये गलती कोई ना कर देना जो प्रश्न 3-4 क्वेश्चनों में लगातार कर रहे हैं। हम सोच रहे अगले सवाल से सुधर जाएंगे, लेकिन सुधर ही नहीं रहे हैं, गलती इनकी कॉन्टिन्यूस हो रही है। तो अब माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू हमेशा निकाली जाती है कैसे, एज पर हायर परचेजर, और हायर परचेजर्स कहता है कि आपको 20% एसएलएम डिप्रेशन लगाना है। चलो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसकी वैल्यू निकालने के बारे में सोचेंगे। ये आ गया आपका 1,20,000 रुपया। फिर डिप्रेशन माइनस करेंगे, ये आपने पहले साल का माइनस किया, ये मैं सेकेंड ईयर का माइनस करूंगा। उसके बाद एक वैल्यू आ जाएगी, तो उस वैल्यू का अगर डिफरेंस निकाल लेंगे तो भैया लॉस और प्रॉफिट पता चल जाएगा हमको। तो यहाँ हो गया 4,80,000, लेकिन फिर एसएलएम लगाना है। 480 का 20% ना निकाल लेना, गड़बड़ कर दोगे। 3,60,000। अब एग्रीड वैल्यू देखते हैं कैसे निकालना होगा, जैसा सवाल कहेगा वैसा निकालेंगे। इस बार बताया है कि जो वेंडर है उसको वैल्यू करता है कॉस्ट लेस 40% पर एनम डेप्रिसिएशन। तो हर साल आपको 40% डेप्रिसिएशन लगाना है तो उसकी वैल्यू आएगी, और 40% आपको लगाना है 40%, और 40% जो लगाना है वो कैसे लगाना है, WDV से, एसएलएम ना लगा देना, फिर काम लग जाएगा वरना। तो 4 लाख का 40% निकालोगे 6 लाख का 6-24, 2,40,000 माइनस करोगे 3,60,000 आएगा। इसका 40% निकालोगे 36 दूना 72, दूना 1 44, यानी 1,44,000 रुपया। अब कर दो माइनस, 2,16,000 रुपए माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा लॉस 1,44,000। समझ गए? तो भैया अब आओ अकाउंट के अंदर भर देते हैं, खेल खत्म हो रहा है इसका। 8 लाख की मशीन थी, इतना ही इतना है। एग्रीड वैल्यू कितनी निकल के आई थी हमारी, एग्रीड वैल्यू 216,
और लॉस 144 का, तो ये आ गया 2,16,000, ये आ गया 1,44,000। सीडी की वैल्यू बताओ। 2,40,000 रुपया। फिर बनाएंगे बी का अकाउंट। मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की, डाउन पेमेंट दे दिया आपने 2 लाख रुपए का, इंटरेस्ट निकालेंगे पहला 8 लाख रुपए पे, कि लोन आपका 8 लाख का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सवाल बताता है 10% चार्ज करना है पर एनम बेसिस पे। 80,000 हो गया। और पहले इंस्टॉलमेंट तो सवाल में दे रखी है 2,80,000 पहले साल वाली, माइनस कर दो, कितना बचा? 6 लाख। फिर बीडी करोगे 6 लाख। फिर सेकेंड ईयर में 6 लाख का 10%, 60,000 रुपया। फिर सेकेंड ईयर में आपने पैसा नहीं दिया है, दिया है संपत्ति यानी कि एसेट, 4 लाख। फिर इस सवाल में बोला गया था कि दोनों की बुक्स बनाओ, ए और बी की। ए है परचेजर, बी है सेलर, तो बी की बुक्स बनानी है। तो ये वाले में तो कोई झंझट ही नहीं होता, इसी को उठा के पटकना होता है। 10,80,000, 2 लाख, 2 लाख, 6 लाख। अच्छा, यहाँ 2,80,000 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ आ जाएगा 2,16,000, 4,44,000, यहाँ 6 लाख, यहाँ 60,000। इसके बाद गुड्स रिपर्चेज अकाउंट में आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 2,16,000। फिर आगे सवाल पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कितने में रिपेयर कराया है, तो यहाँ कितना लिखें? 18,000, बिल्कुल सही जवाब। 6,000 ईच भी लिखा है, ये ईच कौन पड़ी है? एक एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, कभी ईच लिखेगा कभी छुपाएगा, हल्का सा ध्यान नहीं दिया गलत करवा देगा। तो कह रहा हर एक मशीन पे 6,000 खर्चा हुआ है, मशीन तो 3 थी रिपर्चेज करके लेके आए हो, यहाँ कितना लिखेंगे? 18,000 रुपए। तो फिर बोल रहा मशीनों को बेचा है, हर एक मशीन को सोल्ड किया है कितने में? 70,000 में। तो 70 ना लिख देना, तो 10 लिखना पड़ेगा। कितना? तो 24,000 का यहाँ पे लॉस निकल के आ गया है। समझ गए? इस सवाल में चलो एग्रीड वैल्यू में तो कुछ नया नाटक नहीं किया, तो जो पहला क्वेश्चन आज का किया था उसके जैसे निकाली गई। नाटक कहाँ कर दिया उसने? कैश प्राइस ना देख के, कैश प्राइस नहीं दिया, कैश प्राइस निकाल लिया, उसके आराम से फिर सवाल जैसा आप आज क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके जैसे आराम से आपने लगा लिया। क्लियर हो गया? पक्का? एक क्वेश्चन इसमें होमवर्क दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14, जिसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। मतलब लगाओगे तो फिर आपके अंदर डाउट आएंगे कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले लगा लेना और फिर सॉल्यूशन क्या कर लोगे, यहाँ से मैच कर लेना। यहाँ सॉल्यूशन अभी जब पीडीएफ भेजेंगे तो उसमें सॉल्यूशन आ जाएंगे आपके पास, एक बार अपने आप से लगाना और फिर सॉल्यूशन क्या कर लेना, मैच कर लेना। इसमें कोई नया पॉइंट नहीं, इसलिए क्लास में नहीं करा रहे, एक होमवर्क दे रहे हैं आपको करने के लिए। तो अभी तक आपको 5 सवाल क्लास में कराए गए हैं और एक सवाल जो होमवर्क पे दे रहे हैं, ये 6 के 6 सवाल थे पार्सल रिपोजिशन के। पार्सल रिपोजिशन का मतलब होता है कि गुड्स बेचे गए ज्यादा, थोड़े छोड़ देंगे और थोड़े रिपोजेस करके ले। एक होता है फुल रिपोजिशन, एक क्या होता है? फुल रिपोजिशन। यहाँ देखो हमने नोट्स में लिख के दिया है, एक होता है पार्सल रिपोजिशन और एक होता है फुल रिपोजिशन। क्या करना होता है, पहले आप निकालते हो उसकी कॉस्ट, फिर माइनस करते हो डेप्रिसिएशन, फिर आ जाती है बुक वैल्यू, फिर कैलकुलेट करते हो एग्रीड वैल्यू, फिर निकालते हो लॉस ऑन डिफॉल्ट। यही तो हर सवाल में करते चले आ रहे थे बार बार लगातार। अब पहला मुद्दा है कि सर अगर सवाल आ जाता है किसका, फुल रिपोजिशन का, तो फॉर्मेट में क्या चेंज होगा? फॉर्मेट में एक ही चेंज होगा कि फुल रिपोजिशन के सवाल में
बैलेंस सीडी कुछ भी नहीं निकलेगा। जब कोई एसेट बची ही नहीं उसके पास तो बैलेंस सीडी क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग के पास फुल रिपोजिशन में, जब एसेट अकाउंट बनाओगे तो यहाँ सीडी गायब कर दिया हमने, समझ रहे हो। क्योंकि जब कोई एसेट बची नहीं होगी, सारी एसेट लेके चले जाएगा तो सीडी कैसे लिख सकते हैं। तो बस एक ही डिफरेंस आता है अकाउंट के अंदर कि वहां बैलेंस सीडी नहीं होता है जब भी फुल रिपोजिशन का सवाल होता है। और क्या डिफरेंस आएगा वो सवाल लगाने के बाद सीख पाओगे। ये सवाल आसान होते हैं पार्सल रिपोजिशन से। क्यों आसान होते हो, तो सवाल लगा के ही आपको पता चलेगा कि क्यों फुल रिपोजिशन आसान होता है पार्सल रिपोजिशन से। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ना है, 12। आज संडे है, अगले संडे को अकाउंट्स का टेस्ट है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टेस्ट है। जो भी चैप्टर अभी तक पढ़ रखे हैं उनका टेस्ट लिया जाएगा। एक बार अकाउंट्स का दिया भी है ना तुम लोगों ने, अब दूसरा होगा संडे को, अपकमिंग संडे जो आने वाला है। आज 20 तारीख है तो 27 तारीख पकड़ लो। जिसमें आज तक जितने चैप्टर हो चुके हैं इंक्लूडिंग हाई परचेज, वहां तक तो आएगा ही आएगा। हो सकता है एक आध चैप्टर जो इस वीक में पढ़ा है वो भी दे दे। यहाँ तक तो कंपलसरी है आना। इसके अलावा अगर कोई चैप्टर देने वाले होंगे तो एक दो दिन में वो भी बता देंगे आपको। पहले इतना तो रिवाइज करो यहाँ तक का। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चैप्टर अगर देंगे तो भी कल परसों तक बता दिया जाएगा, सूचित कर दिया जाएगा। तो 2,80,000 रुपए का एक आपने ट्रक खरीदा है बेटा, बहुत अच्छा है। इस सवाल में देखें, दिखा परचेजर और वेंडर दोनों के यहाँ कलाकारी आपको करनी है। तो ट्रक खरीदा 2,80,000 रुपए का, डिप्रिसिएशन लगाना है 15% WDV टेक्निक से। तो निकालो भैया 15% WDV, 42,000 रुपया। बैलेंस शीट कितना बचा, 2,38,000 रुपया। इसके बाद फिर से 15% WDV कितना, 35,700 रुपया, ठीक है। अब समस्या ये है कि अच्छा बताओ एग्रीड वैल्यू कैसे निकाली जाए इसकी। कुछ दे रखा है सवाल में, तो कोई हिंट ढूंढो। अभी तक एग्रीड वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई जानकारी सवाल में होती थी, तो उसकी मदद से हम लोग क्या कर लेते थे एग्रीड वैल्यू। इस सवाल में क्या ऐसी जानकारी है जिससे मैं एग्रीड वैल्यू निकाल पाऊं। कहीं कोई जानकारी दिखाई पड़े तो हमें बताना, हम भी पढ़ के निकलवा देंगे। नहीं दिख रही ना कुल मिला के। हमने ये नहीं कहा कितना रिपजेस हो रहा है, हम ये कह रहे हैं कि एग्रीड वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। जैसे कहीं कहता था 30% डिप्रेशन लगा लो, कहीं कहता था कॉस्ट का 50% माइनस कर लो, कहीं कहता था कुछ और, कहीं कहता कुछ और। तो कैसे ग्रेड वैल्यू कैलकुलेट करी जाए वो इस सवाल में नहीं दे रखा है। तो जो फुल रिप्रेजेंटेशन के सवाल रहते हैं उनमें ज्यादातर एग्रीड वैल्यू नहीं देता। ज्यादातर वर्ड हमने लगाया है, हो सकता है दे भी देगा भी, इसलिए हमने वर्ड क्या लगाया ज्यादातर। तो ज्यादातर ऐसा होगा कि एग्रीड वैल्यू आपको सवाल में नहीं। अब जब सवाल में नहीं मिलती है तो उसका विकल्प क्या है वो देखो।
ठीक है, नहीं मिलती तो क्या किया जाता है, इस अकाउंट को छोड़ दिया जाता है जहां पड़ा है, पहले ये अकाउंट कंप्लीट करेंगे और ये मानेंगे कि वेंडर को जो भी पैसे उस दिन देने थे वो उसी वैल्यू पे एसेट को ले गया है। समझ लो, जो भी वेंडर को उस समय पैसे देने थे वेंडर का अकाउंट बनाएंगे, तो उस समय की उसकी लायबिलिटी निकालेंगे, जिस अमाउंट जो भी पे करना था ये मानेंगे कि वो उसी वैल्यू पे ले गया है। ठीक है, तो वेंडर का अकाउंट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो एसेट खरीदी थी आपने कितने की बेटा, 280 की। डाउन पेमेंट किया था आपने 91,000 रुपीज का, तो डाउन पेमेंट हो गया आपका 91,000 रुपीज का। तो आप पहला इंटरेस्ट निकालो, 2,80,000 रुपया माइनस 91,000 रुपया और इंटू 10%, 18,900। फिर आप देते हो इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट 76,000 की है हर साल की। तो बैलेंसिंग फिगर बताओ, 1,31,000। फिर यही लिखोगे 1,31,900 रुपया और फिर 1,31,900 रुपए का ब्याज निकालोगे। इन दोनों को जोड़ो, 1,00,000। तो जिस दिन डिफॉल्ट किया उस दिन की हमारे हिसाब से जो वेंडर को पैसे देने थे वो कितने देने थे, 1,45,090 रुपए। तो यहाँ पे ये एजम्पशन लिया जाता है कि जो पैसे देने थे उसी वैल्यू पे उसको ले जा, तो यही उठा के कहाँ लिख दिए जाते हैं, यहाँ। ठीक है, तो इन सब सवालों में ये अकाउंट टेक्निकली आपको पहले बनाना पड़ता है जिससे ये निकल के वैल्यू आ पाए, और वही वैल्यू उठा के यहाँ लिख देनी पड़ती है। जो डिफरेंस आया अगर इस साल आया, क्योंकि सीडी निकलेगा नहीं, तो अब लॉस प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकते हो। इधर आया तो लॉस, इधर आया तो प्रॉफिट। हाँ बेटा, 57,000। और या फिर अगर लॉस कैलकुलेट ही करना चाहो तो एग्रीड वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लो, फिर डिफरेंस निकाल लो, वैसे भी लॉस निकाल सकते हो। लॉस वही निकल के आएगा। जैसे अगर बुक वैल्यू निकालते तो 2,80,000 पे पूरी एसेट है, 2 बार 15 माइनस को दो, कितना आया, कैलकुलेटर पे निकाल लो। 280 पे 2 बार 15% माइनस कर दो, 2,03,000, 2,02,300। और ये आपकी एग्रीड वैल्यू कितनी आई है, माइनस करो, आ जाएगा आपका लॉस। तो जरूरी नहीं कि लॉस बैलेंसिंग फिगर ही डालो, आपका बड़ा मन कर रहा है कैलकुलेट करने का, आप नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करो। एग्रीड वैल्यू इससे निकलेगी, बस वो मिलता है। एग्रीड वैल्यू ये हो जाएगी, बुक वैल्यू आप कैलकुलेट करना जानते हो, कैलकुलेट करके भी लॉस की फिगर आप निकाल सकते हो, वरना एक आध फिगर बैलेंसिंग फिगर चल जाती, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर लिख दिया जाता है, काम खत्म हो जाता है। समझ में आ गया। फिर इसी तरीके से हाई वेंडर की बुक्स बनाएंगे, जो इस अकाउंट का उल्टा होता है पता ही है, तो यहाँ लिख देंगे 2,80,000 रुपए, 18,900 रुपए, 91,000 रुपीज, 76,000 रुपीज और 1,31,900 रुपए। इसके बाद 1,31,900 रुपए यहाँ चले जाएंगे, 13,190 रुपए यहाँ चले जाएंगे और 1,45,090 रुपए गुड्स रिपजेस अकाउंट में पहुंच जाएंगे। उसी अकाउंट का विपरीत होता है। फिर इस गुड्स रिपजेस को यहाँ करके लेके आते हो, 1,45,90, फिर रिपेयर कराते हो, रिपेयर कराने में 9200 रुपए खर्चा किए हैं, और फिर इन एसेट को रीसेल किया गया कितने में, 1,50,000 में। लॉस की फिगर बताओ, 4,000। समझ गए। तो फुल रिपेजेशन में जब भी एग्रीड वैल्यू नहीं देगा, दे देगा एग्रीड वैल्यू तो जैसे कर रहे थे वैसे निकालो लॉस प्रॉफिट, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। या एग्रीड वैल्यू निकालने का तरीका बता दे तो निकालो, वैसे फिर लॉस प्रॉफिट जैसे निकालते तो रेगुलर तरीका से होगा। एग्रीड वैल्यू नहीं देगा तो फिर हायर वेंडर अकाउंट पहले बनाएंगे, हायर वेंडर का अकाउंट पहले बनाएंगे, जो भी उसका बैलेंसिंग फिगर आएगा ये मानेंगे कि उसी वैल्यू पे वो लेके गया है, और फिर अपना सवाल लगा दो। ठीक है, चलो एक सवाल और बचा हुआ है फुल रिपजेशन का, वो भी करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, 7 जो है वो 8 की ही कॉपी है, बस 8 में
3 एसेट रिपर्चेस कर रहा था, यहां सारी कर रहा है। और बाकी सेल वेल कुछ कम ज्यादा में हो रही, वो बात अलग की है। बाकी परचेजर के यहाँ कैश प्राइस, नंबर ऑफ मशीन, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, वो सब कुछ ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो यहाँ पे कैश प्राइस वैसा ही निकालोगे जैसे आपने क्या किया है, सवाल संख्या 8 के अंदर निकाला है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में निकाला है, वैसे ही कैलकुलेट करोगे यहाँ पे। वर्किंग नोट ये वाला जो है वही साथ में भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो यहां कर दे रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के यहाँ क्या करना है, फिर से यहाँ ए और बी दोनों के यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने। इन द बुक्स ऑफ ए, एक बन जाएगा मशीन अकाउंट। डिफॉल्ट इसमें भी आप सेकंड इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो, तो एक बन जाएगा आपका मशीन अकाउंट। टू हायर वेंडर यानी टू बीज अकाउंट, 10 लाख की आपने एसेट्स खरीदी थी। बाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगाता है वो 20% एसएलएम टेक्निक के आधार पे, 20% एसएलएम यानी 2 लाख। बाई बैलेंस सीडी 8 लाख रुपए। टू बैलेंस बीडी 8 लाख रुपए। बाई डेप्रिसिएशन 20% एसएलएम 2 लाख। बाई हायर वेंडर जिसमें एग्रीड वैल्यू लिखनी है, और जो आएगा वो लॉस प्रॉफिट हो जाएगा, इधर आया तो लॉस, इधर हो जाएगा तो प्रॉफिट। इस सवाल में फिर से अगर देखो तो कहीं भी एग्रीड वैल्यू निकालने का तरीका नहीं दे रखा है, तो लॉजिक वही काम करेगा कि इसको छोड़ो और क्या करो, हायर वेंडर का अकाउंट बनाओ। बाई मशीन अकाउंट, टू बैंक डाउन पेमेंट, बाई इंटरेस्ट अकाउंट, वैसे इसमें तो इंटरेस्ट की टेबल भी तुमने बना रखी, इंटरेस्ट की टेबल भी आपने बना रखी, वहां से भी इंटरेस्ट चेक के लिख सकते हो, क्या दिक्कत आ रहा है। ना कैलकुलेट करना चाहो तो रेगुलर मात्रा में कैलकुलेट कर लो। फिर टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे आप पे करते हो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि 2,80,000 रुपए की थी। टू बैलेंस सीडी निकल जाएगा जो कि आपका इतना निकल रहा है 6 लाख रुपए का। बाई बैलेंस बीडी 6 लाख। बाई इंटरेस्ट 6 लाख का 10% 60,000। और टू मशीन अकाउंट 6,60,000। ये 6,60,000 रुपए यहाँ लिखोगे जाके, और जो भी इस अकाउंट का डिफरेंस आएगा वो चला जाएगा प्रॉफिट या लॉस में। वैसे प्रॉफिट निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो इधर हो रहा है 8,60, इधर है 8 लाख, तो 60,000 का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। फिर इसके बाद बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ बी, एक बनेगा हायर परचेजर का अकाउंट यानी ए का अकाउंट, जो इस ऊपर वाले अकाउंट का पलटवार होगा, इसका उल्टा होगा। हायर सेल्स 10 लाख रुपए। इंटरेस्ट 80,000 रुपए।
बाई बैंक डाउन पेमेंट 2 लाख रुपए, बाई बैंक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 2,80,000 रुपए, बाई बैलेंस सीडी 6 लाख, टू बैलेंस बीडी 6 लाख रुपए, टू इंटरेस्ट 60,000 रुपए, और बाई गुड्स रीपजेस्ड अकाउंट 6,60,000। सेलर 40% WDV पे कर रहा है। अच्छा, इस सवाल में ये दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। इस सवाल में ये दे रखा, चीजें गलत हो गई। इस सवाल में बता दिया है कि उसको कैसे एग्री किया जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हटा देते हैं पिक्चर, सही कर देते हैं, रेक्टिफाई कर देते हैं। तो यानी जब दे देगा तो ये लॉजिक नहीं चलेगा, फिर नॉर्मल तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, निकालोगे। चलो अकाउंट पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वो भी बना लेंगे। फॉर्मेट उसका सेट ही कर रहे हैं तो सेट हो ही जाए। गुड्स repossessed accounts to A's account, cash account repair by cash या बैंक, रीसेल में कितने में कर रहा हो, प्रॉफिट लॉस जो आएगा वो लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ बन रहा है हमारा वर्किंग नोट नंबर 1, बुक वैल्यू एग्रीड वैल्यू, सारा ही माल जा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये नहीं लिखना आपको कि एक मशीन का है, पांचवें मशीन का है ना, फिर तो हिसाब किताब तो सारा ही चलेगा। 10 लाख रुपए की एसेट्स थी, कॉस्ट थी 10 लाख रुपए। अब यहाँ ये गलती से अगर 10 लाख बोल देता तो सही हो जाता है इसका। यहाँ पे चेक कर रहा था कि नहीं तो नहीं सर, गलत हो गया। तो यहाँ पे आपको लगाना है बेटा डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का। ये लगाते हैं 20% एसएलएम, ये लगाते हैं 40% WDV। तो यहाँ लगाना है 20% एसएलएम और यहाँ लगाना है 40% WDV। तो 20% एसएलएम लगाओगे तो 2 लाख आएगा, और यहाँ 40% निकालोगे तो 4 लाख आएगा। फिर डेप्रिसिएशन माइनस करोगे सेकेंड ईयर का, फिर से 2 लाख रुपए, 6 लाख आ जाएगा, और फिर 2 40 तो 360 आ जाएगा। तो एग्रीड वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे 3,60,000 रुपए। और इन दोनों का डिफरेंस ही लॉस होता है। लॉस आ गया 2,40,000 रुपए का। ये लॉस आप लिख लोगे यहाँ पे 240 का। ठीक है, ये बी अकाउंट में 3,60,000 मशीन में डालोगे, और जो बचेगा वो बैलेंस सीडी में आ जाएगा। प्लस माइनस कर लो, बैलेंस सीडी पता चल जाएगा। अकाउंट बचा हुआ है, वैल्यू कम पे ले जा रहा है ना, तो पैसा मांगेगा भी बाद में। सारी मशीन ले जाने के बाद भी पैसा बच रहा है तो पैसा भी देना पड़ेगा आगे चल के तुमका 3 लाख रुपये। फिर बी अकाउंट बनाएंगे, गुड्स रिपजेस हो रहे हैं कितने में, 3,60,000 में। बोल एसेट अकाउंट में बैलेंस सीडी नहीं बचता है, इस अकाउंट में बच सकता भी है। जैसे यहाँ बच रहा है, ग्रेड वैल्यू नहीं देगा तो नहीं बचेगा, ग्रेड वैल्यू दे देगा तो सकता बैलेंस भी बचे। 3 लाख रुपए गुड्स रिपजेस कर रहा है 3,60,000 में, रिपेयर करा रहा है 6,000 रुपए, बाद में बेचा है 2,66,000 में। 6,000 में रिपेयर कराया, 266 में बेचा है, तो लॉस आ जाएगा कितने का, 1 लाख रुपए का। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ गए सारा हिसाब किताब। तो ऐसे करते हैं। सवाल फुल रिपोजिशन का भी आ सकता है, सवाल पार्सल रिपोजिशन का भी आ सकता है, सवाल नॉर्मल भी आ सकता है जो आपने पहली क्लास में सीखा था। ठीक है, सवाल एकदम आसान भी आ सकता है।
तो पूरा चैप्टर आप करके जाओगे तो एक ना एक सवाल बनेगा। ज्यादातर चांसेस रिपोजिशन वाले में होते हैं, क्योंकि इसी में थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा लगता है। बोला तो बच्चे भी कर लेते हैं, बीकॉम में वाले बच्चे भी कर लेते हैं, अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, कैश प्राइस निकाल लिया, एंटी पेंटी पास कर लिया। इसमें थोड़ा ज्ञान ज्यादा लगता है, तो इसी के चांसेस थोड़े ज्यादा बनते हैं। उसकी फोटो शेयर कर देंगे, पीडीएफ बना के भेज देंगे, अपना नोट कर लेना। 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद दूसरी चीज